हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी और मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या विचार है। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज के समय में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, उसका प्रभुत्वशाली नौकरशाही को ही माना जाता है। ये जो नौकरशाही शब्द है, इसका प्रयोग नेगेटिव वे में भी किया जा सकता है और इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है। नेगेटिव वे में इसका अर्थ हुआ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाल फीताशाही से, रेड टेपिज्म से, अकुशलता से और प्रभावहीनता से दबा हुआ हो। यानी इसको इस वे में नेगेटिव माना जाता है क्योंकि लाल फीताशाही पाई जाती है, अकुशलता पाई जाती है और इतना प्रभाव से ये काम नहीं करते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति एक तकनीकी शब्दावली के रूप में हुई, जिसका अर्थ लिया जा सकता है कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक सामाजिक संगठन का रूप है। टेक्निकल शब्दावली के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है कि ये क्या है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव अपने बना लेता है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। नौकरशाही तथ्य का सबसे अधिक और व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने किया है। यहाँ हमें मैक्स वेबर के विचार ही पढ़ने हैं नौकरशाही के बारे में। अब आता है कि नौकरशाही का मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। नौकरशाही शब्द इंग्लिश लैंग्वेज के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि फ्रांसीसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द है ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क या फिर लिखने की मेज, टेबल, और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। इसलिए नौकरशाही को आमतौर पर डेस्क सरकार भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ होता है तानाशाह का शासन, प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ ब्यूरो का शासन। मैक्स वेबर ने इसकी डेफिनेशन दी है, नौकरशाही प्रशासन की उस व्यवस्था का नाम है जिसकी विशेषता है विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, निष्पक्षता और मानवता का अभाव। यानी जहाँ पर भावनाएं ना हो और जो निष्पक्ष हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो, और जो स्पेशल हो, स्पेशलिटी हो जिसमें, उसे नौकरशाही माना जाता है मैक्स वेबर के अनुसार। अब आते हैं कि नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार क्या है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर अपने विचार दे रखे हैं। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले जर्मन समाजशास्त्री हैं। जर्मन के थे, ये सोशलोजिस्ट थे। इनका योगदान समाजशास्त्र में भी रहा है, अर्थशास्त्र में भी रहा है, हिस्ट्री में भी रहा है और पॉलिटिकल साइंस में भी रहा है। नौकरशाही के अध्ययन में वेबर केंद्रीय स्थान रखते हैं। नौकरशाही का जो ये सिद्धांत है, ये थ्योरी मैक्स वेबर की ही देन है। इन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया है, एक थ्योरेटिकल वे में नौकरशाही की स्टडी की है। वेबर की एक बुक का नाम है सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत, सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है, यानी आइडियल ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने यहाँ वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन के तर्कपूर्ण व्यवस्था माना जाता है और रीजनेबल या फिर लॉजिकल व्यवस्था इसको माना गया है नौकरशाही को। उन्होंने सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया है, सत्ता के बंटवारे का प्रयास किया और ये माना कि जो नौकरशाही सिद्धांत है वो प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग होता है, हेजीमनी के सिद्धांत का एक अंग है। जैसे हेजीमनी में प्रभुत्व होता है, दबदबा होता है, वैसे ही नौकरशाही में भी प्रभुत्व होता है। उनके विचारों में नौकरशाही सिद्धांत को दीर्घ रूप में उल्लेखित किया गया है। वेबर का मानना था कि नौकरशाही संगठन के प्रशासन और स्थापना में प्रभावी ढंग से सहायता करता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें काम करवाना है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हमें लागू करना है, प्रशासन या उसकी स्थापना करनी है, तो उसमें नौकरशाही सहायता करता है। मैक्स वेबर प्राधिकार के बारे में क्या कहते हैं। वेबर ने नौकरशाही को एक समाजशास्त्रीय परिघटना के रूप में समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो सोशलोजिस्ट थे, तो उसने समाजशास्त्र में ही नौकरशाही को समझाने का प्रयास किया। जहाँ प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रभुत्व मुख्य रूप से एक शक्ति संबंध को दर्शाता है, एक शक्ति संबंध को दर्शाता है जो कि शासक और शासित के बीच में सत्ता की अधिनायकवादी शक्ति होती है, यानी शासक का शासित पर दबदबा होता है, दबाव होता है। लेकिन इस शक्ति को तभी स्वीकार किया जाएगा जब ये न्याय संगत हो और वैध हो, वैलिड हो। शक्ति उस समय प्राधिकार में बदल जाती है जब वह वैधता प्राप्त कर लेती है, वैलिडिटी जब उसे मिल जाती है, तो वो जो पावर है वो प्राधिकार में बदल जाती है, अथॉरिटी में बदल जाती है। जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों का पालन करे, अपनी मर्जी से आदेशों का पालन करे,
इस विश्वास के आधार पर वेबर ने 3 प्रकार की वैधताओं की पहचान की है और हर एक विशेष प्रकार के प्राधिकार के अनुरूप है। यहाँ उन्होंने प्राधिकार के 3 प्रकार बताए हैं: पारंपरिक प्राधिकार यानी ट्रेडिशनल, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तार्किक प्राधिकार। ये 3 प्रकार के प्राधिकार इन्होंने बताए हैं: पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी। पारंपरिक प्राधिकार अनंत काल से निरंतर वैधता ग्रहण करता रहता है, यानी पुराने टाइम से लेकर लगातार इसको वैलिडिटी मिलती रहेगी। पारंपरिक प्राधिकार का आधार होती है परंपराएं, हमारे ट्रेडिशंस, रिचुअल्स। जो इस प्राधिकार का प्रयोग करते हैं उन्हें स्वामी के नाम से बोला जाता है, और जो इन स्वामियों की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। ये है ट्रेडिशनल प्राधिकार, जिसमें पुरानी परंपराओं के अनुसार ही फॉलो किया जाता है प्राधिकार को, और स्वामी के जो ऑर्डर होते हैं उनको मानना पड़ता है, और जो ऑर्डर फॉलो करता है वो अनुयायी है और जो ऑर्डर देता है वो स्वामी है। दूसरा प्राधिकार है करिश्माई प्राधिकार। करिश्माई नाम से पता चला कोई करिश्मा या चमत्कार। करिश्माई प्राधिकार किसी व्यक्ति के विशिष्ट और अति मानवीय गुणों पर आधारित होता है, यानी उसके खुद के गुण, चमत्कारिक गुण। करिश्माई नेता कुछ विशिष्ट गुण रखते हैं जो किसी और के पास नहीं होते, आम आदमी के पास नहीं होते, केवल उनके पास होते हैं वो गुण। करिश्माई नेता की असाधारण क्षमताओं में शिष्यों की उड़ासा होती है, और जैसे गुण होते हैं ना नेता के पास में, तो फिर जो उसके शिष्य हैं वो क्या करते हैं, उसमें अपनी आस्था रखते हैं पूरी तरह से, हालांकि उसके पास कोई विशेष योग्यता या स्थिति नहीं होती है। इस प्रकार के प्राधिकार में प्रशासनिक तंत्र अस्थिर रहता है, अनस्टेबल हो जाता है, और नेता की ही पसंद नापसंद के अनुसार उसके शिष्य, उसके अनुयायी काम करते हैं। यानी यहाँ पर नेता के पास कुछ अलग से स्पेसिफिक गुण पहुँचाते हैं, उन गुणों को ध्यान में रखकर ही लोग उसको फॉलो करते हैं। तीसरा है कानूनी तार्किक प्राधिकार। कानूनी तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत नियमों को न्यायिक रूप से लागू किया जाता है, कानूनी रूप से न्यायिक रूप से लागू किया जाता है, और इस संगठन के सभी सदस्यों पर लागू होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबके ऊपर ये प्राधिकार लागू होता है। आधुनिक समय में यही प्राधिकार एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्राधिकार में नौकरशाही प्रशासन का उपकरण है, क्योंकि आज के टाइम में रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही शासक की आज्ञा को फॉलो किया जाता है, आज्ञा को माना जाता है। तो आज के टाइम में अगर कोई प्राधिकार है तो वो कानूनी तार्किक प्राधिकार पाया जाता है, और ब्यूरोक्रेसी भी इसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब जो मैक्स वेबर हैं, उनका ये मॉडल नौकरशाही सिद्धांत, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। वेबर के नौकरशाही मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कार्यों का विभाजन और विशेषीकरण। इसमें कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और स्पेशलाइजेशन, स्पेशल एक विभाग बना दिया जाता है, और वो एग्जाम केवल वही काम करता है। कार्य का विभाजन, विशेषीकरण नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है, जिसमें कार्यों की प्रकृति के आधार पर, उनके जो वर्क है उनके नेचर के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में कामों का बंटवारा कर दिया जाता है, और कामों का उचित विभाजन कर दिए जाने से संगठन में स्पष्टता भी रहती है। सबको ये बता दिया जाता है कि ये काम उस डिपार्टमेंट का है, ये काम उस डिपार्टमेंट का है, कौन से कार्य को किस अधिकारी के द्वारा करना है, जिससे संगठन की उत्पादकता में भी और दक्षता में भी, एफिशिएंसी में भी वृद्धि होती रही। दूसरी विशेषता है लिखित नियमों के द्वारा परिभाषित कार्य। नौकरशाही में जो भी काम होता है ना, वो लिखित रिटन रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम चलता है, और हर एक काम उनका परिभाषित होता है, डिफाइन होता है। नौकरशाही संगठन में प्रत्येक कार्य लिखित नियमों के आधार पर संपन्न किए जाते हैं, और इन लिखित नियमों पर वेबर ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि ये नियम संगठन के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, और संगठन का संचालन भी परिभाषित तकनीकी नियमों और मानदंडों के आधार पर नियोजित नियंत्रण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी काम किया जाता है वो रिटन में किया जाता है, औपचारिक रूप से किया जाता है। इसके बाद आती है पद सोपानी प्राधिकार। पद सोपानी यानी हायरार्की। पद सोपान की अवधारणा तार्किक प्रकार की नौकरशाही में एक प्रमुख स्थान रखती है। जो लास्ट नौकरशाही पढ़ा था हमने, कानूनी तार्किक, उसमें ये हायरार्की ज़्यादा यूज की जाती है। वेबर पद सोपान की व्यवस्था को काफ़ी महत्व देते हैं। पदों का संगठन पद सोपान के क्रम का पालन करता है, जिसके अंतर्गत हर अधीनस्थ अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है। यह अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध रखती है, यानी जो भी लोअर डिवीज़न का क्लर्क है वो अपने से ऊपर वाले अपर डिवीज़न की ऑफिसर की मानेगा, और वो उससे ऊपर की मानेगा, वो उससे ऊपर की मानेगा। यानी जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो अपने से उच्च अधिकारी की बात को मानेंगे। ये होता है हायरार्की। इसके बाद है योग्यता आधारित चयन। नौकरशाही में उनका जो चयन होता है, भर्ती होती है, वो योग्यता के आधार पर की जाती है। अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर की जाती है,
और ये चयन प्रतियोगी परीक्षाओं और योग्यता पर आधारित होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही लिया जाता है नौकरशाही को। इस व्यवस्था में मूल्यांकन पूरी तरह से उम्मीदवारों की क्षमताओं पर और उसके प्रदर्शन पर आधारित होता है। जैसा वो प्रदर्शन करेगा, परफॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चूज किया जाएगा, चयन किया जाएगा उसका। अगली विशेषता है स्थिति के अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध। जैसे स्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मल सोशल रिलेशन बनाए जाएंगे। संगठन की नौकरशाही रूप में अव्यक्तिकता की अवधारणा का पालन किया जाता है, यानी मानवता इसमें नहीं होती है, भावनाओं का कोई स्थान नहीं है इसमें। यह संबंध तर्कहीन भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर अध्ययन किया आधारित होता है, यानी फॉर्मेलिटी की जाती है, इसमें इमोशनल नहीं हुआ जाता। इसमें व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसमें उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को दी गई आज्ञा अव्यक्तिक आदेश पर आधारित होती है, फॉर्मल होती है, औपचारिक रूप से होती है, भावनाओं पर आधारित नहीं होती। अगली विशेषता है नियमित पारिश्रमिक भुगतान। नौकरशाही में जो कर्मचारी होते हैं उनको रेगुलर पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाती है। रेगुलर उनको उनकी इनकम, उनकी सैलरी दी जाती है, जो कार्य और जिम्मेदारियों की प्रकृति के अनुसार ही उन्हें दिया जाता है। जैसा जो काम करते हैं, जैसे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है। पारिश्रमिक संगठन की आंतरिक पद सोपान के अनुसार दिया जाता है, यानी अपर डिवीजन वाले को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लोअर डिवीजन वाले को कम सैलरी मिलेगी। इसके अलावा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर भी पदोन्नति भी हो सकती है, उससे करियर में उन्नति की संभावना भी होती है। प्रमोशन भी दिया जाता है टाइम टू टाइम, सीनियरिटी को देख के या फिर उसकी एबिलिटी, योग्यता को देख। अगली विशेषता है स्वामित्व और कर्मचारी ढांचे का पृथक्करण किया जाता है। स्वामित्व और कर्मचारी ढांचे के बीच में पूरी तरह से पृथक्करण किया जाता है, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। व्यक्तिगत मांगों और हितों को अलग रखा जाना चाहिए और इनका हस्तक्षेप संगठन की गतिविधियों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपनी स्थिति में संगठन का मालिक नहीं हो सकता। यानी स्वामित्व जिसके पास स्वामी है, मतलब जो स्वामी है वो, और जो कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो संगठन का मालिक नहीं बन सकता। अगली विशेषता है करियर का विकास। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी भी पाई जाती है। कर्मचारियों की पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होता है। ये प्राधिकरण के विवेक पर नहीं, कर्मचारियों को पदोन्नति जो है वो सीनियरिटी के आधार पर, उनकी अचीवमेंट के आधार पर ही दी जाती है, बल्कि ऐसे ही नहीं दे दी जाती कि उनका कोई जान पहचान का है, नहीं। इनको प्रमोशन दिया जाता है उनकी सीनियरिटी और उनकी अचीवमेंट्स को देखकर, उनकी एबिलिटीज़ को देखकर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेबर का जो है नौकरशाही सिद्धांत है वो आदर्श है, शुद्ध है, तटस्थ है, कुशल है, पदानुक्रम है और तर्कसंगत है, जो कि समकालीन समाज में आज के टाइम में ज़रूरी भी है। वेबर नौकरशाही के आदर्श प्रकार का उल्लेख करते हैं, एक आइडियल टाइप का उल्लेख करते हैं नौकरशाही का वेबर, क्योंकि इस प्रकार की नौकरशाही एक परम दक्षता के लिए मशीनरी के जैसा है, एक मशीन की भांति काम करती है ये नौकरशाही, क्योंकि इसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, फॉर्मेलिटी ही की जाती है, औपचारिक रूप से ही काम किए जाते हैं। तो ये एक आइडियल प्रकार की नौकरशाही है जिसका वर्णन करते हैं मैक्स वेबर। इसके बाद नौकरशाही के कुछ दोष भी हैं। नौकरशाही को विविध प्रकार की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। रैमजे म्योर जो है वो नौकरशाही के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, जिनकी बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड। इसमें उन्होंने नौकरशाही के खतरों का वर्णन किया है। नौकरशाही के उन्होंने कुछ दोष बताए हैं। जैसे पहला दोष है जनसाधारण की मांगों और इच्छाओं की उपेक्षा की जाती है। नौकरशाही में आम लोगों की मांगों की, उनकी इच्छाओं की उपेक्षा की जाती है। नौकरशाही के जो सदस्य हैं या फिर अधिकारी हैं वो अपने आप को लोकहित का स्वयंनियुक्त अभिभावक व्याख्याकार मानने लग जाते हैं और जनमत की अपेक्षा जनहित ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह दोषारोपण कुछ अतिवादी सा प्रतीत होता है। अपने देश में हमारी ही अपनी लोक सेवा ने अपने आप को स्वतंत्रता के बाद होने वाले व्यापक परिवर्तनों के अनुकूल बना लिया है। यानी यहाँ पर जो नौकरशाह होते हैं वो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं और लोगों की मांगों और इच्छाओं की उपेक्षा करने लग जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। दूसरा है रेटिटेपिज्म, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही की परिभाषा है विनियमों को आवश्यकता से अधिक बारीकी के साथ मानने के रूप में इसकी परिभाषा दी जाती है लाल फीताशाही की। दुर्भाग्य से ये बात सही भी है, क्योंकि नौकरशाही द्वारा सब कुछ किया जाता है उचित माध्यम की रीति से और पूर्व आदेशों पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लाल फीताशाही की अनियंत्रित होने पर यह दोष बढ़ता जाता है और अंत में इसमें अपना ही गला घोंटता है। लाल फीताशाही में क्या होता है, किसी भी काम को अनावश्यक देरी लगाई जाती है। अगर एक व्यक्ति एक कर्मचारी के पास अपनी फाइल लेके जाता है तो वो साइन करने के बजाय ये कह देता है कि दूसरे से करवाओ, दूसरा तीसरे का नाम देता है, तीसरा चौथे का नाम दे देता है। इस प्रकार ज़्यादा देरी लगा दी जाती है
और फाइलें जो है टेबल्स पर घूमती ही रह जाती हैं। इससे रैंडमिज्म को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ जो काम है उसमें भी विलम्ब हो जाता है, देरी हो जाती है। अगली जो दोष है, नौकरशाही स्वयं शाश्वत होती है। आज हम सभी पार्किंसंस के नियम या फिर शासकीय अधिकारियों के निरंतर विकसित पिरामिड से परिचित हो चुके हैं। वास्तव में जो औपनिवेशिक कार्यालय के कर्मचारी हैं उन पर लगातार वृद्धि होती जा रही है। एक के बाद एक उपनिवेश के स्वतंत्र होने के कारण औपनिवेशिक कार्यालय का कार्य कम होता जा रहा है। पार्किंसंस इसका ये कारण मानते हैं कि अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के लिए कार्य पैदा किया जाता है, यानी नौकरशाही जो है वो स्वयं अपने लिए काम बना लेती है। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसको करने के लिए वहाँ पर 4 बंदों को नियुक्त किया जाता है, 4 जने रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना काम बांट लिया कि मेरा काम सिर्फ ये है, मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करूँगा, तो उस काम के लिए उन्हें और कर्मचारी चाहिए। तो इस प्रकार नौकरशाही अपने आप ही एक दूसरे के लिए काम पैदा कर देते हैं। अगला दोष है शक्ति प्रेमी। नौकरशाही जो होते हैं वो शक्ति के भूखे होते हैं, पावर के भूखे होते हैं। माना जाता है कि शक्ति के भूखे अधिकारियों में शक्ति की इच्छा होती है। स्थायी लोक सेवा प्रजातंत्र के जिसकी आड़ में वे काम करते हैं, बनावटी चेहरों को देखकर लगातार अधीन होती जा रही है और विभिन्न शासकीय विभागों की शक्ति में भी वृद्धि करने के लिए नौकरशाही संसदीय सभा और मंत्रियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सुविधाजनक सिद्धांत का प्रयोग करने में अधिक क्वेश्चन प्रदर्शित। अगला दोष है विभागीकरण या साम्राज्य निर्माण, यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लग जाते हैं, अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं। वे ये बात भूल जाते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की केवल अंग हैं, केवल उनके ऑर्गेन्स हैं। सरकार के कार्यों को अनेक पृथक और स्वाधीन खंडों में विभाजित करने के दोष को नौकरशाही यहाँ पर प्रोत्साहन देती है। ये जो खंड है वो बिना किसी समुचित पारस्परिक संबंधों के अपने अपने उद्देश्यों को फॉलो करने लग जाती है। इन इकाइयों में अपने आप को स्वतंत्र और पृथक इकाइयाँ मानने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। वे ये भूल जाते हैं कि वे किसी बड़े समग्र के, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के केवल अंग मात्र हैं। वे अपने ही छोटे अधिकार क्षेत्र को अपनी अंतिम सीमा मानने लगते हैं, जिससे उनका साम्राज्य निर्माण हो जाता है। अगला दोष है नौकरशाही अनुदारवादी होती है। नौकरशाही जो है वो उदारवादी नहीं, अनुदारवादी होती है। ब्रटेल रसल के अनुसार नौकरशाही में प्रत्येक स्थान पर एक निषेधात्मक मनोविज्ञान को, जिसका झुकाव निरंतर निषेधों की ओर ही रहता है, विकसित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ये अनुदारवादी है, लोगों के लिए अनुदारवादी नीतियाँ अपनाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नौकरशाही अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन उसके कुछ तत्व तो जरूरी भी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसके जो दोष है ना उनसे बचा जाए, उनको कम किया जाए। संक्षेप में नौकरशाही को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है, इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि नौकरशाही आग की तरह होती है, जो सेवक के रूप में तो बहुमूल्य होती है, लेकिन स्वामी के रूप में वो विध्वंसक हो जाती है। नौकरशाही वैसे तो ठीक है, लेकिन इसके जो दोष हैं, इसमें जो कुछ कमियां हैं, जैसे रैडिटेपिज्म हो गया, इनको दूर करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।